वो है कॉस्ट बेनिफिट मॉडल या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एजुकेशन। आप लोग ये बात जानते हैं कि मैं आपको ऑलरेडी कॉस्ट के बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि एजुकेशन की कॉस्ट क्या क्या होती है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि एजुकेशन को जो है कॉस्ट लगता है, कोई भी व्यक्ति जब एजुकेशन लेता है तो उसका बहुत बड़ा कॉस्ट उसके ऊपर लगता है। मैंने आपको एजुकेशन की बेनिफिट के बारे में भी बताया था और बेनिफिट का पूरा चैप्टर पढ़ाया था कि एजुकेशन से जो है हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ेंगे, यानी कि एजुकेशन में जो कॉस्ट लगता है और एजुकेशन से जितना बेनिफिट होता है इंडिविजुअल या सोसाइटी को, तो जब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है। देखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो इम्प्लाइज करता है कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उसका कोई ना कोई रिटर्न मिले। जब हम उसका कोई ना कोई रिटर्न चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट हम करते ही इसके लिए है कि उसका हमें रिटर्न मिले। आपको मालूम है कि एजुकेशन से भी हमें रिटर्न मिलता है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो ये प्रिस्क्राइब करता है कि जब भी आप कॉस्ट और बेनिफिट देखते हो किसी चीज का, तो कॉस्ट और बेनिफिट देखने के बाद उसकी इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाता है। ये कंसेप्ट जो था वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था सबसे पहले। और ये जो है सीबीए की जो टेक्निक है ये एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन टेक्निक है, जिसके अंदर की हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट को कि हमारा किसी चीज के ऊपर कितना कॉस्ट लगा और उससे हमें कितना बेनिफिट हुआ। और इसमें बेनिफिट को जो मेजर किया जाता है वो मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई जो है कंप्यूटर का प्रिंटर खरीदा और वो प्रिंटर 10,000 रुपए का आता है और वो प्रिंटर अगर 12 साल चलता है और उससे 1,200 रुपए साल का रिटर्न होता है, तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ये देखते हैं मॉनेटरी टर्म में कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किया उससे हमें रिटर्न कितनी अमाउंट के अंदर मिल रहा है। इसलिए इसे हम क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन टेक्निक भी कहते हैं। और ये हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स में मिलती है। और इसमें सारी की सारी कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया कि हम रुपी के टर्म में मेजर करते हैं या मॉनेटरी टर्म में। तो इंडिया में अगर आप इसे मेजर करेंगे तो रुपी में करेंगे, अगर आप यूएसए में मेजर करेंगे तो डॉलर में करेंगे, किसी और कंट्री में करेंगे तो हो सकता है उसकी मुद्रा में भी करेंगे। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, हालांकि है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, जहाँ की हम प्रोड्यूसर जो है वो हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, लेकिन ये जो है हर फील्ड में अप्लाई होता है। ये आपका प्रोड्यूसर भी करता है जब भी वो कोई प्लांट लगाता है या वो कोई मशीन खरीदता है या वो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो ये देखता है कि अगर मैं 1,00,000 रुपए की एक मशीन लगा रहा हूँ या ऑटोमेटिक मशीन लगा रहा हूँ, तो 1,00,000 रुपए की इस मशीन को लगाने के बाद मुझे जो बेनिफिट होगा वो 1,00,000 रुपए से ज्यादा का होगा या कम होगा। तो वो जब भी कोई मशीन लगाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। ये हो सकता है कि देखिए सारे बिजनेसमैन ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, सारे प्रोड्यूसर करते हैं। इवन जब भी हम कोई हाउस खरीदते हैं, तो अगर हम किसी हाउस के ऊपर 20,00,000 रुपए या 50,00,000 रुपए लगा रहे हैं, तो हम भी एक कॉस्ट कैलकुलेशन करके जरूर देखते हैं कि इस पर मेरा 20 लाख लगेगा और अगर ये घर 30 साल चलेगा और इतने साल अगर मैं रेंट पर रहा, तो क्या वो रेंट मेरा 30 लाख से ज्यादा आएगा, या फिर अगर मैं इस 20 लाख को इन्वेस्ट कर दूं और उसका जो मेरे को इंटरेस्ट आता है उससे मैं रेंट पर हूं, तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर चीज में करते हैं, हेल्थ में भी करते हैं, एजुकेशन में भी करते हैं। एजुकेशन में किस तरीके से करते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, एजुकेशन में जब इस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि एजुकेशन लेने के बाद उस पर्सन को जिसने की एजुकेशन ली है और उसके ऊपर कॉस्ट लगाया है, उसको लाइफ टाइम अर्निंग में कितना फायदा मिला है। मैंने जब आपको बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन से हमें बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं। और मॉनेटरी बेनिफिट मिलने की वजह से जो है एजुकेशन से हमें जो है हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, इनकम इंक्रीज होती है। तो एजुकेशन से जो आपकी लाइफ टाइम किसी भी पर्सन की जो है अर्निंग इंक्रीज होती है, इसके अलावा उससे जितने भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं, मैंने आपको बहुत सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट बताए थे जो एजुकेशन से होते हैं। जब हमने बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन पढ़े थे तो उनको हम जो है इसमें मेजर करते हैं कि हमने जितना कॉस्ट एजुकेशन पे लगाया और जितने बेनिफिट हमें टोटल हुए मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, उनका रेशियो क्या है। इसलिए ये जो है ये जानने के लिए भी यूज किया जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को, चूंकि मैंने ये भी बताया कि जैसे इंडिविजुअल कॉस्ट इनकर करता है,
इसी तरह सोसाइटी या गवर्नमेंट का भी एक कॉस्ट लगता है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने में। तो कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम जो आपके लिए चलाया जा रहा है या जो भी कोई इंटरवेंशन किया जा रहा है और उस पर जितनी भी कॉस्ट लगाई जा रही है, उसका बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है, ये जानने के लिए भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का एजुकेशन में यूज करते हैं। इस तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है एजुकेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। क्योंकि एजुकेशन को हम एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, हम ये मानते हैं कि एजुकेशन में आज हम जो भी पैसा लगाएंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो लॉन्ग टर्म तक हमको रिटर्न देता रहेगा। मॉनेटरी फॉर्म में भी देता रहेगा, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी देता रहेगा, सोसाइटी को भी देगा, इंडिविजुअल को भी देगा, इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी देगा, उसकी फैमिली को भी देगा। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर करते हैं कि एजुकेशन पे ऊपर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका टोटल प्रॉफिट जो है कितने रूपों में हो रहा है। तो ये चीज आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने से मिलती है। एक अर्थशास्त्री में थे सिगुन अदिसना, इन्होंने 1981 में सीबीआई की स्टडी की थी और इन्होंने जो है एजुकेशन को हर लेवल पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखा था कि अगर हम इसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो इसका जो रिटर्न है वो सारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में किस तरह से हेल्प करता है। अब सीबीए को एजुकेशन में आप बहुत तरीके से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में एनरोलमेंट कितना है, अटेंडेंस कितना है, कितने स्टूडेंट्स ने एजुकेशन को कंप्लीट किया, ओवरऑल कितने साल जो है उन्होंने कॉलेज या स्कूल में लगाए, कितने लोगों को डिग्री मिली। इस तरीके से आप बहुत तरीके से इसको मेजर भी कर सकते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू मेजरमेंट भी किया जा सकता है। अब आता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पर्पस क्या होता है एजुकेशन में, या हम इसकी स्टडी एजुकेशन के अंदर क्यों करते हैं। तो इसके देखिए बहुत सारे रीजन है कि हम इसकी स्टडी एजुकेशन में क्यों करते हैं। इसका पहला कारण है कि हम फ्यूचर लेवल की एजुकेशनल कॉस्ट को देखना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो है एजुकेशन का जो कॉस्ट आ रहा है और फ्यूचर में जो इसका कॉस्ट आएगा, इसका फ्यूचर कॉस्ट क्या होगा और इसका फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा। दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इस एजुकेशन की बजाय हम कोई दूसरी एजुकेशन दें या दूसरी कोई पॉलिसी लाएं या कोई एजुकेशनल रिफॉर्म करें या इनोवेशंस करें हम एजुकेशन में, तो उसका क्या कॉस्ट होगा। सपोज कीजिए जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन इसी साल शुरू हुई, अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते, हम केवल ऑफलाइन एजुकेशन देते थे। और ऑफलाइन में भी जैसे अब कल से क्लासेस आपकी हैम्पर होने जा रही हैं, क्योंकि कॉलेज में ऑलरेडी 6 तरह के एग्जाम चल रहे हैं, फिर कल से आप लोगों के इंटरनल भी शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे केस में हमने ये नया इनोवेशन किया या रिफॉर्म किया कि गवर्नमेंट हर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम करने जा रही है। तो इन ऑनलाइन क्लासेस का जो है इस्टेब्लिश करने का या करवाने का कॉस्ट कितना आएगा और उस इन प्रोग्राम का बेनिफिट कितना मिलेगा, स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा, पूरे एजुकेशन सिस्टम को कितना मिलेगा, तो इसको देखने के लिए भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम अल्टरनेट वेज जो है जिससे कि एजुकेशन को अचीव किया जा सकता है उनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन का कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि किसके बेनिफिट ज्यादा है, हमें ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए या ऑफलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, या हमें ब्लेंडेड लर्निंग प्रोवाइड करनी चाहिए। या हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ये भी देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन में इसका ज्यादा फायदा है, प्राइमरी एजुकेशन में इसका ज्यादा फायदा है, या सेकेंडरी एजुकेशन में इसका ज्यादा फायदा है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको इन सब कामों में मदद करता है। इसके अलावा हम ये भी डिसाइड करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इंटरवेंशन जो कि बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अब तक इग्नू में जो है हम जितनी भी काउंसलिंग संडे को दिया करते थे तो ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, हर टीचर जो है अपने स्टडी सेंटर पर जाता था और मैक्सिमम 4, 5, 6 या 10 स्टूडेंट आया करते थे। लेकिन अब की बार यूनिवर्सिटी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट ये किया कि कई सारे रीजनल सेंटर्स को आपस में जोड़ दिया और सारी की सारी जो काउंसलिंग थी वो ऑनलाइन कराई। अब ऑनलाइन कराने से क्या हुआ कि 30-40 कॉलेज एक साथ जुड़ गए और एक ही काउंसलर के साथ जुड़ गए। तो आप देखिए लोएस्ट कॉस्ट पे आप ग्रेटेस्ट बेनिफिट कैसे उठाओगे, इसके बारे में भी जानकारी जो है वो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देता है। इस तरीके से हम ये मेजर कर सकते हैं इससे कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के ऊपर किया है
मान लीजिए आपने जो है 10,000 रुपये या 20,000 रुपये आपने ऑनलाइन एजुकेशन पर लगाया है, तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, उसकी एक्सटर्नल एफिशिएंसी आपके सामने कितनी आ रही है, ये सब जानने में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो हमारी मदद करता है। अब देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम क्या चीज देखेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। मैंने अभी भी आपको बताया कि एजुकेशन आज की डेट में एक इन्वेस्टमेंट है और इसमें कॉस्ट लगता है, और कॉस्ट हर लेवल का लगता है। इसमें इंडिविजुअल कॉस्ट भी लगता है और इसमें जो है वो इंस्टीट्यूशनल या सोशल कॉस्ट भी लगता है। हालांकि ये चैप्टर मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, पर इस चैप्टर में मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। पहले इसमें सिर्फ देखिए प्राइवेट कॉस्ट थी, इंस्टीट्यूशनल और सोशल कॉस्ट थी, लेकिन अब इसमें प्राइवेट कॉस्ट को ही हम इंडिविजुअल कॉस्ट भी कहते हैं और सोशल कॉस्ट को हम इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट को भी इसमें जोड़ दिया गया है, जो कि क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल का एजुकेशन के ऊपर कोई ना कोई खर्चा आता है। अब इंडिविजुअल या प्राइवेट खर्चा जो भी होता है उसे करता कौन है, या तो स्टूडेंट्स करेंगे या उनके पेरेंट्स करेंगे। तो इंडिविजुअल का जो खर्चा आएगा वो या तो स्टूडेंट्स का द्वारा किया जाएगा या पेरेंट्स के द्वारा किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स किस चीज पर खर्चा करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिविजुअल कॉस्ट दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं कि मनी के रूप में आपने कितना पैसा खर्च किया। एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट या नॉन मॉनेटरी कॉस्ट, जिसको हम मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन टाइम, एनर्जी और बाकी चीजें आपने जितनी भी लॉस्ट की, इसकी वजह से जो आपका टाइम चला गया या आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हम इनडायरेक्ट कॉस्ट में मेजर करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट कॉस्ट में आपकी क्या क्या चीजें शामिल होंगी। डायरेक्ट कॉस्ट में आपकी बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि स्कूल फीस, आपकी एग्जाम फीस, ट्रैवल कॉस्ट, बहुत सारे और एक्सपेंसेस, खाने का खर्चा हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज अगर स्कूल कॉलेज में कराई जा रही है और आपसे कोई एक्स्ट्रा मनी लिया जा रहा है, तो ये सारा आप मॉनेटरी के रूप में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अरे 10,000 रुपये महीना मेरी स्कूल फीस जा रही है, इसके बाद एग्जाम फीस इन्होंने इतनी ले ली, 1400 रुपये महीने का मेरा ट्रैवल कॉस्ट जा रहा है, इसका अदर एक्सपेंसेस इतना हो रहा है, तो सब आप जोड़ कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या मॉनेटरी कॉस्ट। ठीक है, इसी तरह जो है बहुत सारी नॉन मॉनेटरी कॉस्ट भी होती हैं। नॉन मॉनेटरी कॉस्ट को बेसिकली हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में मानते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट हालांकि मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में समझाया था। मैंने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर कौन, यानी कि इस कोर्स को करने की वजह से या आप जो एमए कर रहे हैं इसकी वजह से आप जो कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, बीएड नहीं कर पा रहे हैं या कुछ और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आप लॉस कर रहे हैं वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, दोनों ने 2010 में 12th पास किया। अब दोनों जब 2010 में 12th पास करते हैं तो उसमें से एक बच्चे ने डिसाइड किया कि वो आईआईटी में जाएगा और बीटेक करेगा, और उसने क्या किया, आईआईटी में जाकर के बीटेक किया। 4 साल के बाद बीटेक करने के बाद ये बच्चे की जॉब लग गई और ये कमाने लग गया, यानी कि 2014 में जाकर के इसने कमाना शुरू कर दिया। एक दूसरा स्टूडेंट है, दिस इज ए स्टूडेंट, एक दूसरा बी स्टूडेंट है, इसने बोला नहीं मैं लेक्चरर बनूंगा, तो इसने 3 साल बीए में लगाए, 2 साल एमए में लगाए, 5 साल पीएचडी में लगाए, टोटल 10 ईयर्स लगाए, और उसके बाद ही इज वेटिंग फॉर द जॉब। अभी तक ये बेरोजगार है, 2021 आ गया है। ऐसे केस में आप ये देखिए, ये दो बच्चे हैं, पहला 4 साल के बाद जॉब करने लगता है, 7 ईयर्स हो गए हैं इसको जॉब करते हुए, और अब तक इसने बहुत सारा मनी जो है वो कमा लिया है। ये जो है ये अभी तक वेट कर रहा है, तो इसकी अर्निंग नील है। तो इसने जो एजुकेशन पे खर्चा लगाया, मान लीजिए इसने 10 लाख रुपए खर्च कर दिया या 8 लाख रुपए खर्च कर दिया अपनी एजुकेशन के ऊपर, आईआईटी से बीटेक करने में 10 लाख रुपए खर्च कर दिया। अब अगर इसने 10 लाख रुपए खर्च किया, लेकिन 10 साल के अंदर अगर ये जो है 1 करोड़ रुपया कमा चुका, क्योंकि इसको बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, तो आप इमेजिन कर सकते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके कि इस सेकंड वाले पर्सन ने किस अपॉर्चुनिटी को फॉरगॉन किया इस लेक्चरशिप में आने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि दोनों ही सेम लेवल पे इंटेलिजेंट थे, बट दोनों ने एक अलग अलग डिसीजन लिया, एक लाइन में चला गया और दूसरा दूसरी लाइन में चला गया। तो दोनों का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको अगर हम मेजर करें तो हम ये निकाल सकते हैं कि किसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज्यादा है, और बच्चे जो है कौन सा कोर्स चूज करना पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए दूसरा कॉस्ट जो एजुकेशन के ऊपर लगता है उसे हम इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट कहते हैं,
या सोशल कॉस्ट कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है कि जब भी आप एजुकेशन दोगे तो आप स्कूल बनाओगे, आप उसकी बिल्डिंग बनाओगे, आप उसके कमरे बनाओगे, आप जो है उस पे फर्नीचर लगाओगे, ब्लैक बोर्ड लगाओगे, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब आपका फिक्स कॉस्ट। आपका बिल्डिंग, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, स्टेशनरी, कंप्यूटर्स, ये सारा फिजिकल कॉस्ट या जो है फिक्स कॉस्ट कहलाता है। इसको हम फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये आता ही आता है। इसके अलावा एक और कॉस्ट जो होता है, जो इंस्टीट्यूशन में होता है, वो होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो कि वेरी करता रहता है समय के साथ साथ। जैसे कि टीचर्स की सैलरी हो गई या स्टाफ की सैलरी हो गई। जिस समय कोरोना चल रहा था, आधे स्टाफ को छुट्टी दे दी गई या आपके ड्राइवर्स को छुट्टी दे दी गई, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपका एज इट इज चल रहा था। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज आप सारे कॉस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हो। एक होता है रिकरिंग कॉस्ट और एक होता है नॉन रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग कॉस्ट वो होता है जो हर महीने आता है, जैसे कि टीचर्स की सैलरी, ये आपको देनी ही देनी। स्टेशनरी के आइटम स्कूल कॉलेज में आएंगे ही आएंगे। अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो आपको रेंट हर महीने देना ही पड़ेगा। बुक्स आपको परचेज करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा बहुत सारे मिसलीनियस खर्चे हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर का प्रिंटर खराब हो गया या आपकी लाइट खराब हो गई, फैन खराब हो गया, मेंटेनेंस का खर्चा है, आपके सफाई के इंस्ट्रूमेंट आने हैं स्कूल में, झाड़ू आनी है, फिनाइल आने। अब तो कोरोना का टाइम है तो आपको सैनिटाइजर भी चाहिए, सैनिटाइजिंग मशीन भी चाहिए, आपको जो है जगह जगह और बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस के लिए पैसा चाहिए। तो ये रिकरिंग कॉस्ट है जो हर महीने आएगा ही आएगा। एक होता है आपका नॉन रिकरिंग कॉस्ट। नॉन रिकरिंग का मतलब है जो हम एक बार कर लेते हैं, फिर वो बहुत जल्दी नहीं आता, 5-10 साल के बाद आता है। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, आपके इक्विपमेंट, जैसे कि आपने प्रिंटर खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, तो एटलीस्ट ये 4-6 साल तो चलेंगे ही चलेंगे। इसी तरह अदर्स खर्चे होते हैं जो कि आपके आते हैं। तो ये सारा जो है, ये सारा मिलके बनाते हैं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बताया था। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल कॉस्ट और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट। इंडिविजुअल कॉस्ट वो जो कि व्यक्ति या पेरेंट्स या स्टूडेंट लगाते हैं अपनी जेब से। इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट वो होता है जो कि इंस्टीट्यूशन लगाते हैं। ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट भी जो कॉस्ट लगाती है वो आप सबसे ही इनकम टैक्स लेकर के और आप सबसे ही वो एजुकेशन के ऊपर लगाती है। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब आता है बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया था कि एजुकेशन से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो जो भी रिटर्न एक पर्सन या सोसाइटी को एजुकेशन से मिलता है, क्योंकि हम एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, उसे हम बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइवेट बेनिफिट। चूंकि ये डिग्री आप ले रहे हैं तो उस पर्सन, स्टूडेंट या को क्या पर्सनल बेनिफिट मिलेगा? प्राइवेट बेनिफिट मिलेगा। आपको अच्छी सैलरी की नौकरी मिल जाएगी, आपकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी, या आपका कहीं जो है प्रमोशन हो जाएगा। तो जो भी आपको प्राइवेट बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। इसी तरह सोशल बेनिफिट होता है। सोशल बेनिफिट का मतलब है कि सोसाइटी को जो बेनिफिट मिलता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि सोशल बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। जनरेशन टू जनरेशन बेनिफिट होते हैं, फैमिली बेनिफिट्स होते हैं, हम पड़ोसियों को भी बेनिफिट देते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी जितने लोगों के संपर्क में आता है पूरी लाइफ में, उन सबको बेनिफिट देता है। तो ये सारे के सारे सोशल बेनिफिट कहलाते हैं। अब प्राइवेट बेनिफिट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट जिन्हें कि हम मॉनेटरी बेनिफिट भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी अगर सैलरी इंक्रीज हो गई, अगर एजुकेशन की नई डिग्री की वजह से आपका प्रमोशन हो जाता है, आपका कैरियर एडवांसमेंट हो जाता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है, तो दिस विल बी कॉल्ड कि आपका जो है वो आपको डायरेक्ट या मॉनेटरी बेनिफिट मिला। ठीक इसी तरह जो है इससे हमें एक इनडायरेक्ट बेनिफिट भी मिलता है, इनडायरेक्ट या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है। मैंने आपको पहले ये सारा कुछ डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए अब यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। इसी तरह सोशल बेनिफिट, हमें डायरेक्ट भी सोशल बेनिफिट मिलते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी सोशल बेनिफिट कहते हैं, और इनडायरेक्ट भी मिलते हैं। ये सारा आप पिछले चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, इसलिए हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करेंगे। अब आता है रिटर्न्स फ्रॉम एजुकेशन। तो एजुकेशन से जितने भी हमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं उन्हें हम रिटर्न्स फ्रॉम एजुकेशन कहते हैं। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट रिटर्न और सोशल रिटर्न। प्राइवेट रिटर्न जो किसी एक व्यक्ति को मिलते हैं उसे हम मॉनेटरी बेनिफिट के रूप में जानते हैं। और जितने भी प्राइवेट रिटर्न, मान लीजिए जो है लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, वो सब इनकम टैक्स पे करना शुरू कर देते हैं, तो इनकम टैक्स सब वो सारे पे करते हैं।
तो उसके रूप में जितना भी उन्हें पैसा मिलता है, गवर्नमेंट को जितना पैसा मिलता है वो इसके सोशल रिटर्न्स में आता है। ये डिटेल भी मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं अब आगे चलूंगी। ये था कॉस्ट क्या लगा हमारा एजुकेशन पे, तो कॉस्ट कितनी तरह की थी और बेनिफिट क्या हुआ हमारा इसके ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा नेट बेनिफिट कितना हुआ। अगर हमारा नेट बेनिफिट यानी कि हमारी जितनी, मान लीजिए 10,000 पे कॉस्ट लगी लेकिन हमें बेनिफिट हुआ 1,00,000 रुपए के बराबर, तो अगर हमारा बेनिफिट ज्यादा है तो और कॉस्ट हमारी कम है, तो फिर हम इसको जारी रखेंगे और इस एजुकेशनल प्रोग्राम को चलाएंगे। लेकिन अगर मिलने वाला बेनिफिट हमें कम है और जो है कॉस्ट हमारी ज्यादा लग रही है, तो फिर हम उस प्रोग्राम को बंद कर देंगे या उस प्रोग्राम को हम नहीं चलाएंगे। तो अगर हमारा बेनिफिट ज्यादा होगा तो हम ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देख सकते हैं। चूंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हर चीज मॉनेटरी टर्म में मेजर की जाती है, तो हम बिल्कुल ये पता कर सकते हैं कि हमने कितना लगाया कितना नहीं लगाया। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था जैसे 2 बच्चों का। मान लीजिए कोई बच्चा बीटेक के ऊपर आईआईटी में बीटेक करता है और 10 लाख रुपए उसके लगते हैं, लेकिन उसको पूरे लाइफ टाइम में उससे 2 करोड़ से भी ज्यादा का रिटर्न मिलता है 20 ईयर में। तो उसका रेट ऑफ रिटर्न हम कैसे काउंट करेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने आपको ये दिया है। C इज द कॉस्ट ऑफ द कोर्स। ये B1 1 साल का बेनिफिट, 2 साल का बेनिफिट, 3 साल का बेनिफिट, इस तरह जितनी भी उसको सैलरी मिल रही है या मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहे हैं। देखिए मॉनेटरी टर्म बेनिफिट ही हम जोड़ेंगे, 20 सालों तक जितने मिल रहे हैं उसको हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है, एनुअल रिटर्न जितना मिल रहा है, और आर इज अ रेट ऑफ रिटर्न कि उसको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना मिल रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर हमारा बेनिफिट ज्यादा है तो हमें वो प्रोग्राम करना चाहिए, अगर बेनिफिट नहीं है तो फिर हमें वो प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। इसमें आप एक चीज और याद रखिएगा फॉर्मेलिटी, इस फॉर्मूले में, कि हमें एक्सटर्निटी को भी ध्यान में रखना है। एक्सटर्निटी का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन बहुत सारी एक्सटर्निटी देती है और एजुकेशन से बहुत सारी पॉजिटिव एक्सटर्निटी आती है। पॉजिटिव एक्सटर्निटी का मतलब है कि आपकी एजुकेशन का फायदा न केवल आपको मिलता है बल्कि आपकी फैमिली, आपके संपर्क में आने वाले लोग, आपके बच्चे, आपकी अगली जनरेशन, सभी को इसका फायदा मिलता है। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के जो बेनिफिट है ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। इनटेंजिबल का मतलब है कि जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, जिन्हें हमें पता ही नहीं होता कि ये बेनिफिट हमें एजुकेशन की तरफ से मिला है, एजुकेटेड होने की वजह से मिला है, लेकिन वो बेनिफिट हमें मिलते हैं। इस तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो मेजर है जो कि इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर करता है एजुकेशन के बेनिफिट जो कि इंडिविजुअल को मिलते हैं और सोसाइटी को मिलते हैं। इस तरह ये हेल्प करता है, हमारी ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि जो कौन सा प्रोग्राम जो है लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर हमें मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम जो है किसी भी प्रोग्राम या इंटरवेंशन के बेनिफिट्स पता चल जा सकते हैं कि कंपैरिजन में कॉस्ट के उसके कितने बेनिफिट हो रहे हैं। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के एजुकेशन में। देखिए सबसे पहला फायदा जो इसका होता है वो होता है रिसोर्स एलोकेशन। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें ये करता है कि हमें जो रिसोर्स का एलोकेशन करना चाहिए वो किस तरह की एजुकेशन में करना चाहिए जिससे कि हमें हाईएस्ट रिटर्न मिले। रिसोर्स का रिक्वायरमेंट करना होता है कि हर एजुकेशन को हम कितना पैसा देंगे। हमें ये भी देखना होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में प्लान किया है तो वो 100 सैनिक स्कूल खोलेगी, तो एक सैनिक स्कूल को खोलने में टोटली खर्चा कितना आता है, हमें इस बात को भी इसमें देखना होगा। तो रिसोर्स एलोकेशन आप किस तरीके से करोगे और किस एजुकेशन का आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, ये आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देख सकते हो। इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग में भी पॉलिसी प्लानर्स के लिए ये बहुत हेल्प करता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे यूजफुल है पॉलिसी मेकर के लिए। उन्हें ये हेल्प करता है कि वो मैक्रो लेवल पे अपने रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करेगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना है कि उसे एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, तो कौन सी एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर। मान लीजिए गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे प्राइमरी स्कूल खोलने हैं, तो प्राइमरी कौन से खोलने हैं, आप केवीज खोलो, सैनिक स्कूल खोलो, आप जो है कस्तूरबा गांधी खोलोगे, गांव में खोलोगे, शहर में खोलोगे, कितने खोलोगे, किस स्टैंडर्ड के खोलोगे। हाँ, अगर आप हायर एजुकेशन खोलते हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप यूनिवर्सिटीज खोलोगे जनरल एजुकेशन की, आईआईटी खोलोगे, आईएम खोलोगे, मेडिकल कॉलेजेस खोलोगे, बीटेक के खोलोगे, आप हायर एजुकेशन के कौन से कॉलेजेस खोलोगे। इसी तरह सब सेक्टर लेवल की एजुकेशन को डिसाइड करने में भी ये हमारी हेल्प करता है कि किस एरिया में खोलेंगे हम, कितनी खोलेंगे। इसके अलावा
केवल एलोकेशन में ही नहीं, बल्कि ये हमें ये भी हेल्प करता है कि जितने तरह के इंस्टीट्यूट हमने चला रखे हैं उनको मॉनिटर हम कर सकते हैं कि अब उन पे कितना पैसा लगा रहे हैं और उनसे रिटर्न कितना आ रहा है, और हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इस काम में भी जो है वो ये हमारी बहुत मदद करता है, जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके अलावा ये प्लानर्स को ये भी मदद करता है, हेल्प करता है कि किसी प्रोग्राम को उसे कंटिन्यू करना चाहिए या नॉन कंटिन्यू करना चाहिए, किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम को। सपोज कीजिए मैं आपको मिड डे मील की स्टोरी बताती हूँ। मिड डे मील पे जब पीछे कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उसकी बहुत आलोचना हुई और ये हुआ कि स्कूलों का काम जो है वो मिड डे मील बांटना नहीं है, टीचर्स का काम पढ़ाना है, और टीचर सारा दिन मिड डे मील बांटने में लगे रहते हैं, तो ये परियोजना बंद हो जानी चाहिए। अब जब इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि मिड डे मील पर टोटल गवर्नमेंट 12,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन इंडिया में मैल न्यूट्रिशन और हंगर का लेवल इतना ज्यादा है और हमारे चाइल्ड जो है वो इतने ज्यादा जो है स्टंटेड चाइल्ड है, अंडरवेटेड चाइल्ड है, तो मिड डे मील जो हम दे रहे हैं उनको, उसके बहाने से जो बच्चा स्कूल में आ रहा है और उसके हम जितने भी चेकअप करा पा रहे हैं, जितनी एजुकेशन तो वो जो लेता है, लेकिन जो उससे उसकी हंगर, उसकी स्टंटेडनेस गायब होती है या वो उसका माल न्यूट्रिशन ठीक होता है, उस मुकाबले की स्कीम जो है वो बेनिफिट बहुत दे रही है। तो जब हमने सीबीए किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि इस प्रोग्राम को हमें कंटिन्यू करना चाहिए और इसको हमें डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो ये सीबीए जो है ये हमारी ये भी हेल्प करता है कि किसी प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे या हम नॉन कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, आखिर किसी प्रोग्राम की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। मैंने अभी आपको बोला कि सीबीए में हम जो भी मेजरमेंट करते हैं वो मॉनेटरी टर्म में करते हैं, यानी कि मनी के टर्म में करते हैं। तो हमें ये बताता है कि हम एजुकेशन में प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। या तो हम इसके दो ही तरीके हैं, या तो इससे होने वाले बेनिफिट्स को हम बढ़ा दें या फिर हम कॉस्ट को लोअर कर दें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, गवर्नमेंट ने अभी क्या किया एजुकेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। पहले हम सभी के सेक्शन में गवर्नमेंट में 60 बच्चे हुआ करते थे, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने 80 कर दिए। अब क्या किया उन्होंने, एक और कोटा वो लेकर आ गए और उसके थ्रू उन्होंने 10% कोटा जनरल ईडब्ल्यूएस का कर दिया, तो हर सेक्शन में आपके 88 बच्चे हो गए। तो जो टीचर अपॉइंट हुआ था 60 के बच्चों के लिए, आज वो 88 को पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कॉस्ट को लोअर कर दिया और बेनिफिट को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि बेनिफिट उससे इंक्रीज हो गए, 28 बच्चे उसी क्लास में ज्यादा पढ़ने शुरू हो गए और उनकी फीस आपके पास आनी शुरू हो गई 28 बच्चों की। तो एक तरफ तो आपके पास मॉनेटरी मनी इकट्ठा हो गया, दूसरा चूंकि एक ही टीचर पहले 60 को भी पढ़ा रहा था, अब 88 को भी पढ़ा रहा है, तो कॉस्ट भी आपका लोअर हो गया। तो सीबीए हमारी ये भी मदद करता है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो हम इसके बेनिफिट को इंक्रीज कर दें या कॉस्ट को लोअर कर दें। इस तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हम एजुकेशन के कॉस्ट को मेजर करें उसके बेनिफिट के रिलेशन में, और बेनिफिट के सेंस में कि हमें अर्निंग कितनी हो रही है और हमारे पास एजुकेटेड मैन पावर कितनी हो गई है और टोटल बेनिफिट हमें कितने हो रहे हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, उसको हम मेजर करें उसकी कॉस्ट के साथ, और फिर हम ये पता चलाएं कि लोगों को एजुकेशन देने का फायदा है या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है पूरी तरह फॉल्ट फ्री है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे कि एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेजर है, तो बहुत मुश्किल है एजुकेशन में हर चीज को क्वांटिफाई करना। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब प्रोड्यूसर हर चीज को क्वांटिफाई करता है तो वो करना आसान है कि इतने का उसने रॉ मटेरियल खरीदा, इतना उसने लेबर पे लगाया, इतना बिजली का बिल आया, इतना सब कुछ है। लेकिन एजुकेशन के इनडायरेक्ट बेनिफिट इतने ज्यादा है कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो सीबीए ऐसे सेंस में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो क्वांटिफाई करने की और मॉनेटरी टर्म में लाने की, कोई ना कोई एक बेनिफिट मेजर आपका छूट जाएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मेजर करता है और टाइम फैक्टर को भी मेजर करता है। अब अगले 30 सालों तक आपको इस एजुकेशन का क्या बेनिफिट मिलेगा ये निकालना बहुत मुश्किल है। मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल जाए और आपको अगले 30 साल तक इसके बेस पे सरकारी नौकरी मिल जाए और आप आगे बढ़ते रहो और उसके बेस पे मिल जाए, तो हो सकता है कि आपको इस एजुकेशन का बहुत बेनिफिट हो सकता है कि आने वाला टाइम बिल्कुल चेंज हो जाए, आपने जो एजुकेशन ली है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। तो सीबीए जो है, सीबीए से आप प्रेजेंटली तो कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये टाइम फैक्टर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबको लेकर चलता है और इनको मेजर करना
ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, तो ये इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मेजर है। दूसरी जो सीबीए में प्रॉब्लम हमें आती है कि वो जो डाटा कलेक्शन है कॉस्ट का, वो बहुत मुश्किल है। मैंने अभी आपको बताया कि आप कॉस्ट को मेजर कैसे करोगे, क्योंकि कॉस्ट इतनी तरह की कॉस्ट है। मॉनेटरी को मेजर करना तो बहुत आसान है, स्कूल फी इतनी दे रहे हैं, ट्रैवल कॉस्ट इतना जा रहा है, स्टेशनरी पे इतना खर्च किया, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म पे इतना खर्च किया, ये सब तो आप मेजर कर लोगे। लेकिन आपने कितना, एक मदर ने अपनी टाइम और एनर्जी लगाई उस बच्चे को खुद पढ़ाने में, और उसके बाद उन पेरेंट्स का या बच्चे को स्कूल लाने में, ले जाने में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराने में, को करिकुलर एक्टिविटी कराने में, और उनका कितना टाइम और एफर्ट लगा, उसको जब आप मॉनेटरी कॉस्ट में मेजर करना शुरू करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और हम सही मेजर कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने बोला कि एजुकेशन के साथ ना केवल बहुत सारे बेनिफिट जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके साथ बहुत सारे एफर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। तो डाटा कलेक्शन करना अगेन बहुत मुश्किल है। उसके बाद मनी के अदर फॉर्म में बेनिफिट जो है, मनी के अलावा स्पेशली एक्सटर्नलिटीज को एसेस ही नहीं कर सकते आप। मैंने अभी आपको बता दिया कि एक मदर जिसको आप एजुकेशन देते हो, एक एजुकेटेड गर्ल चाइल्ड जो है, वो जितने बेनिफिट सोसाइटी को, फैमिली को, अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को देते हो, आप उस एक्सटर्नलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते। किसी भी मॉनेटरी टर्म में आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको देखोगे, उसको हाउस मैनेजमेंट के कॉस्ट को काफ़ी जो है कम हो जाता है उसकी वजह से आपके घर में हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं, घर के लोगों की सेहत अच्छी हो जाती है, क्योंकि घर के लोगों का न्यूट्रिशन प्रॉपर हो जाता है। तो आप इस एक्सटर्नलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते, मनी के फॉर्म में मेजर ही नहीं कर सकते कि अगर एक लड़की की एजुकेशन के ऊपर हमने इतना खर्च किया तो टोटल बेनिफिट हमें पूरे लाइफ टाइम में इससे कितना मिला। तो इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए सीबीए को एक अच्छा टर्म माना जाता है, लेकिन परफेक्ट मेजर नहीं माना जाता इसको मेजर करने के लिए। ये है आपकी, मैंने कुछ रीडिंग्स दी है जहाँ पर आपको ये मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपका फिनिश